बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन में से मेरी बुक में से 65 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर ली थी। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन करेंगे। इसमें जो आप लोगों को इश्यूज आए 65 के बाद 72 क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72 देखें। Vicky and company is considering a proposal of purchasing a machine either by making full payment of rupees 4,000। अब ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्या आप लोगों ने फुल पेमेंट पे करें अभी कैश के ऊपर 4,000 रुपीज और मशीन ले जाएं। और अब ये सेकंड ऑप्शन आपके पास आ गया। सेकंड ऑप्शन है बाय लीजिंग इट फॉर 4 years रिक्वायरिंग एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 1,250 और लीज पर चले जाएं। 4 साल की लीज है और एनुअल 1,250 रुपीज पे करते रहें। और थर्ड ऑप्शन जा रहा है आपके पास पेइंग रुपीज 4,800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। या फिर आज 4,000 रुपये ना दो, 1,250 रुपये एनुअल बेसिस पर भी ना दो, आज से सेकेंड ईयर के एंड पर जाकर 4,800 रुपये पे कर देना। ये तीन ऑप्शंस आपके पास थे। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल। अब आप लोग परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो आपका डिसीजन इसके मुताबिक होना चाहिए। तो आप परचेज किससे करोगे? जहां से आपको लोअर अमाउंट के ऊपर चीज मिलेगी, सस्ती चीज जहां से आपको मिलेगी आपने उससे परचेज करना है। फिर कहते हैं इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% कंपाउंडेड एनुअली। मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल अमाउंट पर लेना। मीन्स दैट टूडेज 4,000 इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 4,000। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर हैं। तो आपने इन सब की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेनी थी और फिर उसको कंपेयर करना था। अब कैश पर परचेज करने के लिए जाओ 4,000 तो वो ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे मौजूद है, उसका कुछ भी नहीं करना था। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है 1,250, आपने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी और इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आती थ्रू एन्युटी फैक्टर। और वो आपके पास आ जाती कुछ इस तरह 1,250 इंटू 1 - 1 + 14% रेज टू पावर -4 अपॉन 14%। और ये है आपके पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट 3,642। मीन्स दैट आज के दिन 4,000 रुपये पे करना वो मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है। मैं इस लीजिंग के ऊपर चला जाऊं, अगर इन दो को कंपेयर करूं तो मैं लीजिंग के ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि लीजिंग से आज की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट कम आ रही है। अब इसका कंपैरिजन हम लोगों ने करना है जो 4,800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब वो तो सिंगल अमाउंट थी। सिंपली 4,800 इंटू 1 + 14% रेज टू पावर -2, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली था। तो आपने सिंपल डिस्काउंटिंग फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई कर देना था फॉर 2 इयर्स। और ये वैल्यू आ रही है 3,693, जबकि लीजिंग से वैल्यू आ रही थी 3,6। तो कम वैल्यू कहां से आ रही है? तो आपने यहां पर लीजिंग को टिक कर देना। ऑलराइट। और अगर आप लोग सपोज कि यहां पर सेल करने के लिए जाते हैं और आपका कस्टमर आपको ये ऑफर्स कराता तो हम उसे 4,000 रुपये ले लेते। अभी हम ना तो लीजिंग पर जाते और ना ही आफ्टर 2 इयर्स 4,800 रुपीज पर जाते। हम आज के दिन उसे 4,000 रुपये ले लेते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बजाहिर अगर देखा जाए तो 4,800 रुपये ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर उन 4,800 को आज की वैल्यू में देखें तो वो 3,693 रुपीज बनते हैं। 1,250 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें तो 5,000 रुपये बनते हैं। लेकिन आप 4,000 रुपये को प्रेफर करो कि आज के दिन 4,000 रुपये दे दो अगर सेल ट्रांजैक्शन होती। लेकिन परचेजिंग के लिए जाएं तो बाजाहिर ऐसा लगता है मैं 1,250 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज पे करूंगा, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है तो आप लीजिंग के ऊपर जाओ। ऑलराइट। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई आज 4,000 रुपए की मिल रही है और मैंने 5,000 रुपए देने हैं, लेकिन वो 5,000 रुपए आपके लिए प्रेफरेबल है कि आज आप उसको 5,000 रुपए दे दें। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं।
77, इससे पहले 73। A machine with a useful life of 7 years cost rupees 10,000, while another machine with useful life of 5 years costing rupees, फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1900। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, और ये मुकम्मल एक टॉपिक है। हम लोगों ने ये पढ़ना है। जिस दिन मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ाऊं ना, उस दिन मुझे याद दिलाना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू से रेलिवेंट है, तो अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। नेक्स्ट 77 से पहले है कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अब यहां पर देखें 77 कहते हैं शहाब हैज एन अपॉर्चुनिटी टू, तो बेटा इन्वेस्टमेंट कब करेगा? क्या एट द एंड ऑफ द पीरियड करेगा और पहले रिटर्न लेगा? आज के दिन करेगा ना, जीरो टाइम ड्यूरेशन। लेकिन क्या आपको ये बताया कि इन्वेस्टमेंट कितनी है? नहीं, हमें नहीं मालूम कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। हमें क्या कह रही हैं कि उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलना है वो 6% प्रॉफिट है, कंपाउंडेड एनुअली ही वांट्स टू रिसीव, और उसको जो रेंटल रिसीव होने हैं वो 6,000 रुपीज उस फंड में से रिसीव होते रहने हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब यहां से पता चला नेक्स्ट 10 ईयर से एन्युटी है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर से पता चला ऑर्डिनरी एन्युटी है। 6,000 रेंटल्स की वैल्यूज हैं। हमसे अगर पूछा जाता है इन्वेस्टमेंट, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करके दे देते हैं। नहीं पूछा गया। हमसे क्या कहा गया कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया, हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ, एक इंस्टॉलमेंट का नहीं पूछा गया। पूरे 10 साल में आपने कि, तो बेटा 10 साल में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए या तो प्रिंसिपल अमाउंट हो या फ्यूचर वैल्यू हो। तो यहां पर फ्यूचर वैल्यू नहीं डिटरमिन करनी थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट 0 पर आनी थी। तो आप लोगों ने यहां पर सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी थी कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। तो इस 6,000 की पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें। 6,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 6% रेज टू पावर -10, एनुअल बेसिस पर था ये। 6% एट द एंड ऑफ द पीरियड था, तो ऑर्डिनरी ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ऑलराइट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फार्मूला था वो हमारे पास था कि प्रिंसिपल अमाउंट बाद में रखनी है, एक्चुअल पेमेंट्स लेस प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर फ्यूचर वैल्यू हो तो फिर फ्यूचर वैल्यू लेस एक्चुअल पेमेंट्स। ऑलराइट, अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 इनटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, जो आंसर हमने फाइंड किया, इज इक्वल टू 15839। 15839 ऑप्शन ए। तो यहां पर बेटा सबसे पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना था, और फिर जाके आपको इंटरेस्ट के अमाउंट का पता चलता। इंटरेस्ट फाइंड करने का प्रिंसिपल अमाउंट के लिए फार्मूला होता है NR माइनस P। NR एक्चुअल पेमेंट्स होती हैं। अगर कोई डाउन पेमेंट होती तो वो भी NR प्लस डाउन पेमेंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की 6,000 की, और फिर NR 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, टोटल 60,000 हमें रिसीव हुआ है, माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। एन से मराद नंबर ऑफ रेंटल्स 10, अमाउंट ऑफ रेंटल 6,000 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, और वो हमने पहले फाइंड की है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें 77 के बाद। जी, कौन सा नहीं हुआ? 78 नहीं हुआ? 79, 80, 78। A firm wants to deposit enough in an account to provide for insurance payments over the next 5 years.
payments of rupees 27,500 must be made each quarter. The account yield 8% annual rate compounded quarterly. How much be deposited to pay all insurance payment? सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी इसकी। कहते हैं कि हमारे अकाउंट में आज कितना पैसा होना चाहिए कि अगले 5 साल तक हम 27,500 रुपये क्वार्टरली बेसिस पर पे कर सकें। तो आप लोगों ने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी। 27,500 इंटू 1 - 1 प्लस, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 2% बन जाएगा पीरियोडिक रेट। 2% रेज टू पावर। अब ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 20 टोटल इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। 2% इज इक्वल टू 449,664। पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डिफरेंस का। इवन कि अगर पॉइंट से पहले भी 1-2 रुपीज का डिफरेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं थी। क्या चीज नहीं समझ आई थी? 79, अ होम बायर मेड अ डाउन पेमेंट। अब देखिए यहां पर डाउन पेमेंट का क्वेश्चन आ गए हमारे पास। डाउन पेमेंट कर दी हम लोगों ने 200,000 की, हम लोग घर खरीद रहे हैं। फिर क्या हुआ? एंड विल मेक पेमेंट्स ऑफ रुपीज 75,000 ईच 6 months फॉर, मतलब सेमी एनुअल बेसिस पर है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारी 30 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें, द कॉस्ट ऑफ फंड इज 10% कंपाउंडेड, तो रेंटल्स भी तो सेमी एनुअल बेसिस पर थे। फिर क्या कहते हैं, व्हाट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कैश प्राइस फॉर द, कहते हैं कि अगर आज हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं, देखिए भाई आप जब इंस्टॉलमेंट्स में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है। कहते हैं कि अगर हम लोग ये कैश पर परचेज करने के लिए जाते हैं तो हमें इसकी कैश प्राइस क्या मिलती, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करके देनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखिए भाई 200,000 तो ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर मौजूद है। ओके, तो आपने इसको तो सिर्फ ऐड कर लेना था 200,000 को, और साथ में रेंटल्स की अमाउंट थी 75,000। 75,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो पीरियोडिक रेट क्या हो जाएगा? रेज टू पावर माइनस 35%। अच्छा, अगर यहां तक करो तो ये सिर्फ रेंटल्स की प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कैश अमाउंट नहीं है। अब इन रेंटल्स की प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करोगे डाउन पेमेंट। इस बात का ख्याल रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि बेटा आपने अपनी प्रिंसिपल कैश अमाउंट में अपने पास डाउन पेमेंट को भी एंड पे ऐड करना है। 1352933 ऑप्शन है। ओके, अच्छा क्या क्वेश्चन 80 सॉल्व हो गया था? अब यहां पर भी वही डाउन पेमेंट की बात आ गई। 2,000 डाउन पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे पास 400 ईच ईयर फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 हो जानी है। ओके, इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज द कैश प्राइस? ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह था कि 400 की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करते प्लस 2,000 रुपीज, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाती। ओके, अच्छा आई इसके बाद कोई क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चन आप लोग आगे बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। चले 2-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इश्यूज आप लोगों को आ रहे थे, और उसके बाद कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 81। 80 तक अब क्लियर है आप सब बच्चों को? अच्छा, क्या इजी नहीं था क्वेश्चन? प्रिंसिपल अमाउंट में बेटा जब आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू बतानी हो तो रेंटल्स की प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर डाउन पेमेंट ऐड करके बताना। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, कहती है अ फूड डिस्ट्रीब्यूटर हैज बारोड रुपीज दिस टू बाय अ वेयर हाउस। अच्छा, ये जब बारो करने की बात आती है या इन्वेस्टमेंट की बात आती है
तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास द लोन इज फॉर 10 years। अब 10 years से पता चल गया कि टाइम डिफाइंड है तो एन्युटी है। नेक्स्ट देखिए फॉर एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड। अच्छा देखो, क्या कहीं पर सीक्वेंस की बात हुई है? सीक्वेंस सीरीज ऑफ पेमेंट्स की बात हुई है, तो एन्युटी क्यों है? एन्युटी तो उसी टाइम पे होगी ना जब सीक्वेंस सीरीज की बात करेगा। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ इतना कहा कि ये लोन की अमाउंट है, ये 10 years के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही वुड पे इज। अब भाई यहाँ पे कोई रेंटल वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं था, ये तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था कि इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर देना था आपने। ओके, ये थी, मतलब आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को एन्युटी के मुताबिक लेके चलो, मतलब आप खुद से सोचो ना कि क्या एन्युटी बन रही थी कहीं पर? क्या उसने आपसे कहा कि मैं रेंटल्स में पेमेंट करूंगा? तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सिंपल सा इसके ऊपर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला, और वो क्या था? 950,000 इंटू 1 + 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो 3% आ जाएगा पीरियोडिक रेट। रेज टू पार ये हमारे पास आ जाएगी 10 years के लिए 10 इंटू 4 40 -1 एंड आंसर इज 214। क्या ऐसा नहीं है? क्या प्रेजेंट वैल्यू का रेंट? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग रेंटल्स में पे कर रहे हैं। The loan is for 10 years at an annual interest rate compounding quarterly the amount of interest he would pay। अच्छा, क्वेश्चन में ना फिर थोड़ा सा मसला है। अगर क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से देखा जाए ना, तो क्वेश्चन में कहीं पर रेंटल या एन्युटी की कोई बात नहीं की गई। मतलब एग्जाम में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसके लिए हमारे पास इसका आंसर ये वाला बनता है कि हम लोग ये इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को डिटरमिन करके आप बता देंगे कि ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट बन जाएगी। ओके, लेकिन अगर अब यहां पर देखें कि अगर ये रेंटल्स में पे किया गया इज फॉर 10 years एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो पहले इसके रेंटल्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड। अब रेंटल्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? 950,000 इज इक्वल टू रेंटल्स इंटू 1 - 1 + 3%, 12 इंटू 4 3% रेज टू पावर -40, 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3% इज इक्वल टू 41099। अच्छा, ये आपके पास एक रेंटल की अमाउंट है। रेंटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेंटल्स, और नंबर ऑफ रेंटल्स कितने हैं? ये है आपकी एक्चुअल पेमेंट्स। एक्चुअल पेमेंट्स में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, 950,000 इज इक्वल टू 693,970। अब देखिए, आप टोटल टोटल अमाउंट लिख रहे थे ना, तो आपका आंसर बिल्कुल मैच कर जाता है। अदरवाइज कुछ राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंसेस वगैरह आ जाते हैं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? Question 82. To clear a debt, a person agrees to pay ₹1,000 now। भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर जाने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्या कहा है उसने। कहते हैं एक डेट को क्लियर करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज से टू अ पर्सन एग्रीज टू पे ₹1,000 नाउ, ₹1,000 and other ₹1,000 in 2 years if the future payments are discounted at 8% compounded quarterly,
व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स। तो भाई इसमें मसला क्या था, 1000 रुपीज, तो नाउ उसने कह दिया एग्रीज टू पे रुपीज 1000 नाउ, तो ये ऑलरेडी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर मौजूद है, प्लस 1000 2 years from now into 1 plus 8% compounded quarterly raised to power minus 2 into 4। प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है। इसका आंसर 1800 आ रहा है। 1000 प्लस 1000 into 1 plus 2% raised to power minus 8 इज इक्वल टू 1853। अच्छा पता है यहां पर ना क्वेश्चन में को थोड़ा सा ठीक कर लो। अ पर्सन एग्रीज टू पे रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ 1 year एंड एन अदर रुपीज 1000 इन 2 years। मतलब ये टाइमलाइन के जरिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यस 500 ईयर 1 पर 1000 एंड ईयर 2 पर 1000। अब बाजाहिर यहाँ पर देखने में ना ऐसा लगता है जैसे एन्युटी है, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। एन्युटी का फार्मूला नहीं अप्लाई होना था। अब आप लोगों ने क्या करना था इसके साथ, ये लास्ट वाला तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन इस फर्स्ट वाले के साथ भी आपने कुछ इस तरह से कर लेना था, 1000 इंटू 1 प्लस 8% बाय 4 रेज टू पावर माइनस 4, और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना था। 177। अभी भी नहीं आया आंसर? अच्छा तो ये बन जाता 1 प्लस 8% बाय 4 इज इक्वल टू 2% रेज टू पावर माइनस 4 इज 1777। ओके, आप इसको बंद कर दें, 1777। और अगर इसी के मुताबिक क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो आंसर क्या आ रहा था इससे पहले? 1853। अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एनवीटी का फार्मूला अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि रेट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, जबकि जो रेंटल्स हैं वो आपके पास एनुअल बेसिस पर है। तो आप लोगों ने एनवीटी का फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हर अमाउंट को अलग अलग से जीरो पर लेकर आना है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। हाँ जी, दोनों को ऐड करना है। और अगर आपने इसके सॉल्यूशन के मुताबिक चलना है तो बेसिकली एक क्वेश्चन बनाया गया था कुछ इस तरह से, ये कि टू क्लियर अ डेट अ पर्सन एग्रीज टू पे रुपीज 1000 नाउ, 1000 1 year from now and another rupees 1000 in 2 years from now. If the future payments are discounted at 8% compounded quarterly, what is the present value of these payments? तो आपने इसको कुछ इस तरह से जाके सॉल्व करना था कि 1000 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 2% रेज टू पावर माइनस 4। आई होप कि ये 2% आपको समझ आ गया है। 8% डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 year था तो -4 प्लस 1000 इंटू 1 प्लस 2% रेज टू पावर -8, 2 into 4, एंड द आंसर इज कुछ इस तरह से 2777.33। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया होगा आपको। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट की मिस्टेक थी, तो वो आप अपने पास ठीक कर लें। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एनुअल बेसिस पर हैं, तो आप लोगों ने इसके ऊपर एज सच एन्युटी का फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें रेट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। हाँ, एन्युटी का फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है अगर इक्विवेलेंट रेट फाइंड कर लें तो इक्विवेलेंट रेट इस सिचुएशन के लिए था कि जब रेंटल्स डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के हों और रेट की कंपाउंडिंग डिफरेंट हो तो इक्विवेलेंट रेट फाइंड किया जाता है। अब हमें इक्विवेलेंट रेट कौन सी कंपाउंडिंग में चाहिए?
कंपाउंडिंग एनुअली में। और कंपाउंडिंग एनुअली के रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली का आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें। 1 प्लस 8% बाय 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो देखिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली ये रेट मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2% रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें इसको, 8.24। ये बात समझ आ गई? अब ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली है। अब यहां पर देखिए नंबर, ये जो रेंटल्स हैं, फर्स्ट रेंटल एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, तो फिर आपके पास एन्युटी ड्यू अप्लाई हो जाएगी। अब इसे देखें, 1000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 8.24% रेज टू पावर। अब नंबर ऑफ रेंटल्स कितने हैं आपके पास? 3 डिवाइडेड बाय 8.24%। अब ये ऑर्डिनरी था, हमारे पास यहाँ पे ड्यू है, तो फिर 1 प्लस 8.24% इज इक्वल टू 2777.41। ये देखिए एग्जैक्ट मैच कर गया। क्लियर? अच्छा, इसको यूं भी किया जा सकता था, यहाँ पे जरा बात गौर से सुने, कि आप लोग ना यहाँ पर ऑर्डिनरी का फार्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेंटल्स आप अपने पास 2 रिकॉर्ड करें। ऐसा भी हो सकता है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बताने का मकसद है कि फ्यूचर में आपको पता हो कि आपने इनके साथ डील कैसे करना है। देखिए, अब अगर ये लास्ट वाले 2 रेंटल्स, इसके ऊपर ऑर्डिनरी की प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करूं, तो ये लास्ट वाले 2 रेंटल्स तो यहां पर पहुंच जाएंगे ना। ये बात आपको समझ आई है? और एंड पर जाकर जो 0 टाइम ड्यूरेशन वाला रेंटल्स है, सिंपली इसको ऐड कर लें, तब भी सेम आंसर है। तीनों के ऊपर एनवीटी ड्यू का फार्मूला अप्लाई कर दो, या फर्स्ट वाले को स्किप कर दो और बाकी सब के ऊपर ऑर्डिनरी का फार्मूला अप्लाई करो, और एंड पे फर्स्ट वाला सिंपली ऐड कर दो, तो आपके पास सेम सिचुएशन है, सेम सोल्यूशन आएगा। क्लियर हो गई ये बात? आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और ये टोटल 3 रेंटल्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। अच्छा, 83 को जरा आप लोग खुद देखें। और इस क्वेश्चन के अंदर इन 2 इयर्स के बाद वर्ड एनुअली रिकॉर्ड कर दो। 83, a debt of rupees 24,000 is to be paid in equal installments at the end of every 6 months for at the end of every 6 months, तो मतलब सेमी एनुअल है, फॉर 3 years, तो टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स 6 हो गए। टोटल डेट की अमाउंट 24,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फाइंड द आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ लोन आफ्टर पेमेंट ऑफ द 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास रिमेनिंग कितना डेट रह जाता है। अब देखें, आपने जितनी अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, अपने 24,000 को भी वहीं तक लेकर जाओ, और अपने पास जो आपने पेमेंट की हुई हैं उनको भी आपने उसी टाइम पर लेकर जाना है, और फिर जाके आउटस्टैंडिंग डेट को फाइंड करना है। लेकिन पहले आपको ये तो पता हो कि आपने रेंटल्स कितना पे करना है। सबसे पहले रेंटल की अमाउंट फाइंड करो कि आप रेंटल पे कितना कर रहे हैं। हमें तो अभी तक यही नहीं पता ना कि हम लोग रेंटल्स की अमाउंट क्या पे कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। देख बेटा, सबसे पहले तो उन्होंने आपसे कहा कि 24,000 आपके पास टोटल अमाउंट है जो कि आपने पे करनी है 3 इयर्स के अंदर सेमी एनुअल बेसिस पर। तो आप लोग यहाँ पर रेंटल्स की अमाउंट पहले फाइंड करें, 24,000
इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 - 1 प्लस 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो क्या लिखें यहाँ पे 3%। शाबाश। रेज टू पावर -6, 3 × 2 6 divided by 3%, and the rental is 4430 4430.34। ये बात समझ आ गई? यहां तक की बात क्लियर हो? अगर आपसे रेंटल्स की अमाउंट पूछी जाती तो आप कहते हैं कि आप इतना रेंटल पे करेंगे, लेकिन अब आपसे क्या कहता है कि ये देखें भाई, यहां से ये स्टोरी हम लोगों ने स्टार्ट की, ये टोटल 3 इयर्स से, 1 2 3 इयर्स। अच्छा, अब क्या हुआ, हम सेमी एनुअल बेसिस पे पेमेंट कर रहे थे, और मैं इस 1 2 3 इयर्स को खत्म करके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स लिख देता हूँ। इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट रेंटल, सेकंड रेंटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लोन की अमाउंट मेरे पास कितनी है? 24,000। ऑलराइट। अब क्या हुआ, उसने कहा थर्ड रेंटल, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपके पास प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है, आउटस्टैंडिंग डेट कितना है बेसिकली। तो आपने अपनी इस डेट को भी यहां पर लेकर आना है, और जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं, ये जो आपके रेंटल्स थे, इन रेंटल्स को भी आपने यहां पर लेकर आना है। क्या आपको ये बात समझ आई है? और दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। अब आप लोग देखें कि थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपके पास आपके लोन की वैल्यू क्या बनेगी? 24,000 इंटू 1 + 3% रेज टू पावर 3। ये बात सब 3 इयर्स नहीं, 3 सेमी एनुअल्स। तो आप यहां पर लिखते 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 1.5 साल हुआ है ना अभी तक। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 एम की वैल्यू, तो वो 3 इयर्स 3 बन जाती है आपके पास पावर। तो देखिए 3 सेमी एनुअल्स के बाद आपके पास इसकी अमाउंट कितनी आ जाती है? 26225 .45। अब अपने रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। यहां पर रेंटल्स की अमाउंट क्या थी? 4430.34 इंटू 1 + 3% रेज टू पावर 3। 3 रेंटल्स पे किए हुए अभी, -1 अपॉन 3%, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 13,693.74। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, 26225.45 लेस आंसर 12531.72। ये मतलब पॉइंट्स के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। ये आपके पास आउटस्टैंडिंग डेट। ऑलराइट, आउटस्टैंडिंग डेट क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके लिए ना इसे कहा जाता है एन्युटी स्केड्यूल। मैं ना आपको एक एन्युटी स्केड्यूल बना के देता हूं इस क्वेश्चन से रेलिवेंट। मतलब बड़ा सिंपल सा है, एक एडिशनल चीज है, लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी फिर आपके पास वाजे हो जाएगा। तो आप यहां पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 83 था हमारे पास। हम यहां पे इसको समझते हैं। क्वेश्चन 83, प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे बड़े गौर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। तो चलो कुछ एक्स्ट्रा सीखते जाओ। यहाँ पर देखें, प्रिंसिपल अमाउंट इज 24,000, एम आई राइट?
टाइम इज इक्वल टू 3 years, रेंटल्स क्वेश्चन मार्क पर सेमी एनुअल। यहां से ये आपको समझ आ जाएगा कि हमारी जो रेंटल्स हैं वो पर सेमी एनुअल के मुताबिक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% कंपाउंडेड। तो सबसे पहले आपने रेंटल्स फाइंड करने हैं। 24,000। सबसे पहला काम होता है रेंटल्स की अमाउंट को फाइंड करना। इंटू 1 - 1 प्लस 6% बाय 2 इज इक्वल टू रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ रेंटल 6, 3%। तो यहां से आपको रेंटल्स की अमाउंट मिल गई। एंड द रेंटल्स आर 4430.34, 4430.34। अच्छा, अब बनाते हैं हम लोग एक स्केड्यूल। और वो स्केड्यूल इस तरह से बनता है कि यहां पर तो आ गई आपके पास एन की वैल्यू। सबसे पहले एन की वैल्यू, एन मतलब इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू। यहां पर आपके पास आ गई रेंटल्स की अमाउंट। इस रेंटल में हम लोग प्रिंसिपल भी पे कर रहे होते हैं और इस रेंटल में हम लोग इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं। और एंड पे हमारे पास आ जाता है हमारा बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा कि आज के दिन 0 टाइम ड्यूरेशन पे मैंने लोन लिया कितना, 24,000 का। तो मेरे लिए पेएबल भी तो 24,000 ही है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये जो मैं 1 2 3 लिखूंगा इससे मुराद ईयर्स नहीं है, इससे मुराद एक सेमी एनुअल है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं ये। तो मैंने टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 1। अच्छा, यहां से जरा देखें 1 कितनी टोटल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 3, 4, 5, 6। अच्छा मुझे बताएं क्या मेरे रेंटल्स में कोई फर्क आएगा? तमाम रेंटल सेम सेम। तो मैं यहाँ पे 4430.34। अच्छा, ये सेम आ गए। आपको इस तरह से समझ आ गई ना ये बात? अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो मैंने 24,000 रुपए का लोन लिया था उसमें से मैंने पे कर दिए 4,430 रुपए। तो क्या मेरे 24,000 में से 4,430 माइनस होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है। अब इस इंस्टॉलमेंट में से ना आपने इंटरेस्ट को अलग करना होता है और प्रिंसिपल को अलग करना होता है। मैं इसको थोड़ा सा उलट कर देता हूं, इंटरेस्ट पहले और बाद में प्रिंसिपल। अच्छा, अब हमने देखना है कि हम लोग इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बेटा, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा? 24,000 रुपए के ऊपर। 0 से लेकर फर्स्ट 6 मंथ तक मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 24,000। तो 24,000 के ऊपर ही कैलकुलेट हुआ होगा ना। तो देखते हैं 24,000 का कितना इंटरेस्ट बन जाता है। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट, 3%। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 1, एक सेमी एनुअल। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेमी एनुअल है ना, तो टाइम भी तो एक सेमी एनुअल ही है ना, 6 मंथ। तो आगे टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है इसके ऊपर? तो यहां पर आ जाएगा 720। अब आपने देखना है इसमें से प्रिंसिपल कितना। तो इस रेंटल की अमाउंट में से 4430.34 में से माइनस कर देंगे 720। तो प्रिंसिपल मैंने कितना पे किया, 3710.34। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट सुनिएगा।
तो 24,000 में से मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच जाएगा? 20,289.66। ये बात आपको क्लियर हुई? तो आपके जो लोन की अमाउंट होती है उसमें से टोटल रेंटल माइनस नहीं होता। सबसे पहले उस टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट माइनस होता है। जो बाकी अमाउंट बचती है वो आपके प्रिंसिपल में से माइनस होती है। तो आपके पास जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 2089.66 है। ऑल राइट। अच्छा, अब जब नेक्स्ट सेमी एनुअल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होना होगा, अब 24,000 रुपए के ऊपर नहीं होगा, अब इस अमाउंट के ऊपर होना है। तो इस अमाउंट का 3%। तो इंटरेस्ट कितना? 608.69। ओके। अब देखो इसमें से जरा माइनस करें तो हमने प्रिंसिपल कितना पे किया? 4430.34 माइनस इंटरेस्ट 3821.65। 3821.65। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखें। 20,289.66 लेस आंसर 16,468। ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसका इंटरेस्ट 494। 4430.34 लेस आंसर 3936.3 16,468 लेस आंसर 12531। अब इसका 3%। क्या आपको अब इस सीक्वेंस की समझ आ चुकी है? 375.95। 4430.34 लेस ऑन 4054.39। 12531.7 माइनस ऑन 8477। 8477.31 multiplied by 3%, 254.32। 254.32। 4430.34। 4176.02 and G 8477.31 less answer 4301.29। 4301.29 multiplied by 3%, 129.04। तो यहाँ पे देखें 4430.34 लेस आंसर 4301.
एंड एट द एंड ऑफ 6 इंस्टॉलमेंट लोन सेट ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जा रहा था ना रेंटल्स, ये 0.34 समथिंग था। तो वो सिर्फ पैसों की गेम होती है थोड़ी सी। अगर इसको प्रॉपर वे में लेके चलते एंड पे जीरो ही आता है। अभी भी देखो, जस्ट 1 पैसे का डिफरेंस आ रहा था बस। ऑलराइट। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया था कि एट द एंड ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो ये देखो, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 12531.7। ये देखो 12531 ऑल राइट। अच्छा, अब हम लोग तो ये जो स्केड्यूल नहीं बनाया करेंगे ना एग्जाम में बैठे हुए। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने रेंटल्स फाइंड करने हैं। फिर जो मर्जी हमसे इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू की बात करते, हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी लोन की अमाउंट को भी वहीं पे लेके जाना है। 24,000 इंटू 1+3% रेज टू पावर, जितनी इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं उसको वहीं तक लेके चले जाओ। ये बात क्लियर? इसमें से माइनस कर देना अपने रेंटल्स 4430, इनकी फ्यूचर वैल्यू, इनको भी वहीं पे लेके चले जाना। 1+3% रेज टू पावर 3 -1/3%। जैसे ही आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखिए आप डायरेक्ट पहुंच गए 12531 पॉइंट में। कुछ भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है कि अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को भी उसी टाइम ड्यूरेशन पर लेकर जाएं, और अपनी जो पेमेंट्स हैं रेंटल्स उनको भी उसी टाइम ड्यूरेशन पर लेके जाएं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। जब आपको एक लोन की अमाउंट गिवन थी, 2 इंस्टॉलमेंट गिवन थी, और थर्ड ईयर में सारी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करनी थी, तो आपसे पूछा गया था कि कितनी आउटस्टैंडिंग है कि हम लोग पे कर दें। तो हम लोगों ने सेम ऐसा ही किया था। अभी भी बिल्कुल वही सिचुएशन है। ऑल राइट। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, आप यहाँ पे अगर गौर करें, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, तो आप मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट क्या बताएंगे इन टोटल? एन मल्टीप्लाइड बाय रेंटल्स 4430.34 लेस प्रिंसिपल अमाउंट। क्या मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट यही बताएंगे 2582? ऐसा ही है ना? जरा इंटरेस्ट के कॉलम को ऐड करो। 720 प्लस 609, मैं जरा राउंड ऑफ कर रहा हूँ अमाउंट। 494 376 254 प्लस 129 हो जाता है क्या? 720 609 494 376 254 प्लस 2582। और इससे पहले देखो तो यहां पर भी 2582। क्लियर? तो ये वो इंटरेस्ट की अमाउंट है जो आप लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड पे करनी है। 2582। अच्छा, तो आपने प्रिंसिपल कितना पे करना था? 24,000। ये प्रिंसिपल वाले कॉलम को ऐड करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट आपके लोन की अमाउंट बन जाएगा 24,000। और आपने टोटल कितनी अमाउंट पे की वो यहां पर आ जाएगी 4432.34 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26594। तो आपने इन टोटल ये अमाउंट पे की, उसमें से इतना इंटरेस्ट था 2582, और 24,000 आपके पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। ऑल राइट।
कोई इशू? अच्छा, इस जैसे बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात जरा देखें, हर आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज करती जाएगी। हर आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जाएगी, क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो कम अमाउंट पे होना है, तो कम अमाउंट आएगी इंटरेस्ट की, तो प्रिंसिपल की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताएं थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपके पास प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी पे कर रही हो, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी पे कर रही हो। अब जैसे अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछे तो देखिए भाई, थर्ड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी पे कर रही है, 3936.3, हम ये उसको आंसर करेंगे। ऑलराइट, लेकिन कैसे करेंगे? पहली प्रिंसिपल की अमाउंट आपने डिटरमिन करनी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल की अमाउंट में कैसे फाइंड कर रहा हूं, और वो इसी तरह से कि टोटल बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करें, रेंटल्स में से उस इंटरेस्ट को निकालें, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग देखें ना, ये प्रिंसिपल की अमाउंट है आपके पास 3710.34, एम आई राइट? 1 + 3% इज इक्वल टू 3821.65, अगली इंस्टॉलमेंट आ गई। ओके, अच्छा, इसी की पावर इंक्रीज करते जाओ, इसी की पावर को 2 कर दो, ये थर्ड वाली आ गई 3936.29, इसको 3 करते हैं, ये फोर्थ वाली आ गई 4054। ये बात समझ आई है? अच्छा, ये याद रखना, जो पावर होगी ना उससे अगली इंस्टॉलमेंट आप बता रहे होते हैं, अगली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल की अमाउंट बता रहे होते हैं। पावर 3 है ना, आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल की अमाउंट बताई है। अगर पावर 3 होगी तो फोर्थ, पावर 2 होगी तो थर्ड, पावर 1 होगी तो फिर सेकंड, और पावर 0 होगी तो वो आपने खुद फर्स्ट वाली ही तो बतानी होती है। क्लियर? तो इसमें सेम वही पीरियोडिक रेट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि भाई बताओ, फोर्थ रेंटल के अंदर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो। अब देखो, फोर्थ रेंटल में इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 375.95। अच्छा, इसके लिए फाइंड आपने फोर्थ रेंटल का प्रिंसिपल करना है, इसके लिए फाइंड फोर्थ रेंटल का प्रिंसिपल करना है। अब मैंने ये फोर्थ रेंटल के प्रिंसिपल के लिए पावर को 3 रख दिया, ये प्रिंसिपल है, तो रेंटल्स में से 4430.34 में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बाकी किसी बुक्स में नहीं मिलनी थी, तो ये इस लिहाज से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया आप लोगों का। आपने इसको घर में जाके एक मतलब फिर से रिवाइज करना है कि आज के दिन में एक तो हम लोगों ने सीखा कि आउटस्टैंड, कि पहले ये होता था कि हम लोग बस रेंटल वगैरह ये इंटरेस्ट फाइंड कर लेते थे। आज हम लोगों ने ये सीखा है कि न्यू कॉन्सेप्ट, कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड करना हो तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूलाज भी देख लिए। कि सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था वो तो मैंने फार्मूले से ही आप लोगों को बताया था ना, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने ये स्केड्यूल बनाया, एन्युइटी स्केड्यूल, तो उसके जरिए हमें एक एक रेंटल में इंटरेस्ट, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पता चलता गया। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा सीखा कि हमसे जरूरी नहीं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूछे ड्यूरिंग द पीरियड, हमें से किसी भी रेंटल में प्रिंसिपल अमाउंट पूछ सकता है, किसी भी रेंटल से इंटरेस्ट की अमाउंट के बारे में पूछ सकता है। तो इसकी जाके आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।